वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस लाइव सेशन में। मैनेजमेंट का कोर्स लेकर आ गया हूं आप सभी के सामने। मध्य प्रदेश पटवारी का जनरल मैनेजमेंट प्रबंधन आप सभी जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। 25 मार्क्स का लगभग यहां पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें लेकर मैंने आपको पहले लेक्चर में मैंने आपको पूरा कंप्लीट मैनेजमेंट से रिलेटेड सारी जानकारी दिया था, जिसमें बेसिक्स जितने थे मैनेजमेंट से रिलेटेड वो मैंने आपको बताया था। एक बार हम रिवीजन भी कर लेंगे और आज के सेशन में मैं आप लोग को पूरा कंप्लीट कई सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ मैनेजमेंट से लेकर, और साथ में आपको लास्ट में क्वेश्चन भी करवाऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर भी करते रहिएगा, जिससे सब तक जानकारी पहुंच सके और भी लोग यहाँ पर लाइव हमारे साथ जुड़ जाएं। काव्या और राखी जी, हेलो एंड वेलकम। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और जो भी आपके क्वेरीज रहेंगे, जो क्वेश्चंस रहेंगे, इस सेशन के मैं लास्ट में लूंगा, इसलिए बीच में इंटरप्ट ना हो जिस वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और ये पूरा कंप्लीट बैच आपको एप्लीकेशन पूरा मिलेगा। यहाँ पर यूट्यूब पर सेशन जो है वो कुछ दिनों के लिए ही है, ये डेमो क्लासेस के रूप में, बाकी फिर आपको पूरा कंप्लीट मिलने वाला है एप्लीकेशन में। तो चलिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर ये सारी जितने भी पूरा यहाँ पर अगर जो लेक्चर्स है उसके बारे में मैंने आपको बताया था, पूरा जो सिलेबस था ये सारी जानकारी मैं आपको दे दिया था। तो आज मैं आपको आगे की जानकारी देने वाला हूँ। तो वहां पर हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं सारी आपको एक एक करके इन्फॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, तो ये रहा हमारी क्लासेस, यहाँ से शुरू हो जाएगी। तो बस जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ, ये रहा। हम्म। तो मैंने आपको पहले लेक्चर जो रिसेंट था, जब मैंने आपको बताया प्रबंधन के बारे में, मैनेजमेंट क्या होता है, कोई भी संगठन या फिर कंपनी का जो लक्ष्य होता है उसको प्राप्त करने के लिए जो भी योजना बनाई जाती है, जो जिस तरह से निर्णय लिए जाते हैं, जो पूरा कंप्लीट एक मैनेजमेंट किया जाता है, चाहे वो लीडरशिप को लेकर हो गया या फिर किसी जो भी आपका स्टाफ है उसको मोटिवेट करना, पूरे संसाधनों को कंट्रोल करना, ये पूरी मिलजुल कर जो प्रक्रिया कहलाती है वो मैनेजमेंट कहलाती है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। इसके अलावा मैनेजमेंट के अलावा मैंने आपको बताया था कि जो विश्व के सबसे बड़े मैनेजमेंट के गुरु माने जाते हैं भगवान कृष्ण, जिस तरह से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो सीख दी थी, जो कि आप लोग के लिए बहुत रिलेवेंट है, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और उन्हीं को के आशीर्वाद से हम लोग आज आगे भी मैनेजमेंट की क्लास कंटिन्यू करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है जब कभी बात होती है मैनेजमेंट की, तो सबसे पहले नाम आता है हेनरी फयोल का। और वो इसलिए भी आता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है हेनरी फयोल को रिलेटेड। अगर आपको पूछा जाएगा मॉडर्न मॉडर्न अगर पूछा जाता है कि मैनेजमेंट का पितामह किसे कहा जाता है, मॉडर्न मैनेजमेंट का पितामह किसको कहा जाता है, अगर ये पूछा जाएगा तो आपको आंसर हेनरी फयोल करना है। क्योंकि हेनरी फयोल ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं। किस चीज को लेकर, मैनेजमेंट को लेकर, प्रबंधन को लेकर 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं। इनके 14 प्रिंसिपल्स को भी आज हम पढ़ेंगे, समझेंगे कि क्या है 14 प्रिंसिपल्स। हेनरी फॉल ने जो प्रबंधन की परिभाषा दी थी, उन्होंने ये बताया था कि जो प्रबंधन है वो एक यूनिवर्सल एक क्रिया है, एक सार्वभौमिक क्रिया है, जो कि चाहे किसी भी संस्था में हो, चाहे वो आर्थिक रूप से है, सामाजिक रूप से, धार्मिक हो या फिर राजनीतिक, पारिवारिक, व्यावसायिक, समान रूप से संपन्न जहां जहां पर की जाती है, ये प्रबंधन कहलाता है। इस सारी चीजें मैंने आपको इनके बारे में बताया था। मैं आज इनके प्रिंसिपल्स भी बताने वाला हूँ। इनके अलावा जो बाकी इंपॉर्टेंट जिन्होंने मैनेजमेंट की परिभाषा दी है उनके बारे में भी चर्चा हम करेंगे। तो आज हम यहाँ से अपना सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पीटर एफ ड्रकर के बारे में शुरुआत करते हैं और इनके बारे में यहाँ से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोगों का कुछ क्वेरीज है, कुछ आप लोग पूछना चाह रहे हैं, नीचे कमेंट करते जाइएगा। सेशन के लास्ट में सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं आप लोगों को करूंगा। पीटर एफ ड्रकर के अनुसार अगर हम प्रबंधन की परिभाषा को समझे तो देखिए क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं वो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता दूं, फिर उसके बाद आगे परिभाषा पर चलेंगे। देखिए जिस तरह से जितनी भी परिभाषाएं दी गई हैं उसमें से कई क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसपे अलग अलग जो लोग हैं, जिन्होंने मैनेजमेंट के जो विद्वान हैं, उन्होंने अपनी जो परिभाषा दी है उसके 4 ऑप्शंस में दिए होते हैं, और किसी एक विद्वान का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति के दिए गए परिभाषाओं में से, डेफिनेशंस में थे, कथन में से कौन सा इनका है या इनका कथन सही है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस रहेगा जहां पर 4 ऑप्शंस में आपको सेलेक्ट करना होता है। इसलिए बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कुछ मतलब जो इंपॉर्टेंट ऐसे विद्वान है उनके बारे में आप जाने कि उन्होंने क्या क्या परिभाषा दी है, क्या अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेजमेंट को एक्सप्लेन किया है।
तो पीटर एफ ड्रकर कहते ये हैं कि जो प्रबंधन है ना, ये प्रत्येक व्यवसाय की गत्यात्मक और जीवन प्रदायनी अव्यय है। ठीक है, गत्यात्मक मतलब होता है डायनेमिक। ठीक है, डायनेमिक का मतलब होता है डाइवर्सिफाई। बहुत सारे जगह पर व्यवसाय में आपको अलग अलग जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी जरूरत पड़ती है। मतलब देखिए, मैनेजमेंट में कोई एक एक्टिविटी नहीं होती, कई सारी एक्टिविटी होती है। अगर मैं शुरुआत करूंगा, अगर मैं प्रबंधन की, तो देखिए प्रबंधन जो होता है ना, वो सबसे पहले इस अगर सबसे बेसिक लेवल पे जाए ना, तो सबसे पहले होता है प्लानिंग से। ठीक है, जिसको हम ये भी कह सकते हैं, प्लानिंग को पूर्वानुमान लगाना, किसी भी चीज का पूर्वानुमान। अब आप पूर्वानुमान को किस तरीके से समझेंगे, तो देखिए पूर्वानुमान को समझने के लिए कि जैसे अगर एग्जाम्पल देखिए कि लाइफ में आज अगर आप मॉडर्न मतलब आप अभी मॉडर्न अगर जमाने की बात किया जाए, अभी आप देखिए बहुत सी चीजें आपके आसपास दिख रही हैं, कई इनोवेशंस दिख रहे हैं। तो हर इनोवेशन के पीछे कुछ ना कुछ एक आइडिया रहा होगा। जैसे अगर आज हम बुलेट ट्रेन से लेकर एरोप्लेन या फिर गाड़ी, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, जितने भी यहाँ पर गाड़ियां हैं, संसाधन जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में मदद करते हैं, अगर आप इसकी हिस्ट्री की बात करें तो देखिए पहले जो अब इंसान केवल पैदल चलता था, कोई भी साधन नहीं था, फिर जानवरों के ऊपर चढ़कर एक स्थान से दूसरे स्थानों के लिए जाने के लिए प्रयोग करने लग गया जानवरों का। इसके बाद धीरे धीरे गाड़ियों की शुरुआत हुई, चाहे वो लकड़ी की बैलगाड़ी हो। धीरे धीरे ऐसे हुआ साइकिल, फिर शुरुआत हुई, फिर टू व्हीलर की गाड़ियों की, इस तरीके से बढ़ते गए। तो अगर यहाँ पर इसको समझने का प्रयास करिए, तो जब जिस व्यक्ति ने इस चीज को इनोवेट किया, इसका जब आविष्कार किया, तो उसने पहले पूर्वानुमान लगाया होगा कि व्यक्ति ऐसा भी कुछ कर सकता है जिसमें आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में कम समय पर बिना मेहनत के भी, मतलब या फिर कम से कम मेहनत में पहुंचा जा सकता है। तो इस तरीके से पूर्वानुमान लगाया होगा उसने। तो सबसे पहले ये विशेष रूप से ध्यान रखना कि हर चीज के लिए पहले क्या होती है, प्लानिंग होती है, पूर्वानुमान होता है। फिर अगर हमने योजना बना ली, ठीक है, अब हम मतलब पूर्वानुमान लगा लिया, अब हमको क्या करना है, योजना बनाना है, प्लानिंग करनी है हमको। ठीक है, अब पूरी प्रॉपर हम प्लानिंग करेंगे। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टिंग, पूर्वानुमान को हम प्रोस्पेक्टिंग भी कह सकते हैं, तो मैंने प्लानिंग लिख दिया है। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं कि जो हमने सोचा है, पूर्वानुमान लगाया है, तो वो होगा कैसे, पूरी प्रॉपर प्लानिंग की जाती है। इसके बाद प्लानिंग में हो सकता है कि एक व्यक्ति का काम नहीं है, कई लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, संगठन का निर्माण करेंगे, संगठित करेंगे, लोगों को बुलाएंगे कि देखिए आपका ये काम है, सबको अपना अपना काम डिवाइड किया जाएगा, संगठित किया जाएगा। अब जो लोग आ चुके हैं उनको क्या किया जाएगा, निर्देशित किया जाएगा, निर्देशन दिया जाएगा, मतलब उनको बताया जाएगा कि आपका ये काम है, दूसरे व्यक्ति को समझाया जाएगा आपका ये काम है। तो सबको उनके काम के अकॉर्डिंगली क्या किया जाएगा, निर्देशित किया जाएगा। इसके बाद क्या होता है, समन्वय करना। समन्वय का मतलब होता है कोऑर्डिनेट करना। देखिए कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि कई सारे लोग हैं अगर किसी संगठन में, अगर उन आपस में लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो कोई भी काम प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक समन्वय होना है। इसलिए निर्देशन के बाद बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है समन्वयन का। और समन्वयन के बाद आता है फाइनली नियंत्रण करना, क्योंकि अब सारी चीजें प्रॉपर वे में चल रही हैं, कोऑर्डिनेशन भी है, तो कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी है। कंट्रोलिंग होना चाहिए कि कितना कार्य किस काम को कहां तक करना है, क्या उसका एक लाइन होनी चाहिए। मतलब हर चीज के लिए एक कोऑर्डिनेशन के साथ में आपको कंट्रोलिंग भी होना चाहिए, जो कि जो मैनेजमेंट होता है वो पूरा इस तरह के कार्य को मिलाकर करती है, जिस वजह से उसको प्रबंधन कहा जाता है। आ जाते हैं पीटर एफ ड्रकर में। तो पीटर एफ ड्रकर के अनुसार प्रबंधन की परिभाषा ये कह रहे हैं कि डायनेमिक प्रोसेस है। ठीक है, इसके अगर कोई भी जो लीडर होता है ना, अगर लीडरशिप का अभाव रहेगा, अगर लीडरशिप नहीं रहेगी, तो उत्पत्ति के साधन केवल साधन बने रहते हैं, कभी कभी उत्पाद कभी नहीं बनते। इसका मतलब इन्होंने कहा कि हर जो प्रोडक्ट होता है, मतलब अगर कोई भी प्रोडक्ट है तो वो, अगर कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा है, अगर मान लो कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, तो वो क्या करेगा, फूड प्रोसेसिंग यूनिट में जैसे टोमेटो है, टोमेटो से अगर वो सॉस बनाता है, तो टोमेटो से क्या बनता है, टोमेटो सॉस बनता है। तो अगर लीडरशिप नहीं होगी, अगर कोई बताने वाला नहीं है कि मशीन को कैसे ऑपरेट करना है, किस तरह कहाँ से टोमेटो आएगा मार्केट में, फिर उसको प्रिजर्व करके रखा जाएगा, कैसे उसको फिर एक्सपोर्ट करके बेचा जाएगा, ये पूरी चीज जो करने वाला व्यक्ति, मतलब जो लीडरशिप है, जो कि पूरे लोग को संगठन से मिलाकर रखेगा, पूरा कोऑर्डिनेशन करेगा, ये पूरी जो चीज है, अगर नेतृत्व का ही अभाव रहेगा तो कोई भी आउटपुट मिलने वाला नहीं है।
यही पीटर एफ ड्रकर कह रहे हैं। पीटर एफ ड्रकर के इस हिसाब से कोई भी व्यवसाय अगर जो कि एक डायनेमिक एलिमेंट्स के माध्यम से बनता है और अगर लीडरशिप नहीं रहेगी प्रॉपर, तो फिर क्या हो पाएगा, कोई भी आपका आउटकम या आउटपुट कुछ भी नहीं निकलने वाला। ठीक है, ये कहना है पीटर एफ ड्रकर का, प्रबंधन की परिभाषा को देते हुए वो कहना है हमका। इसके अलावा अमेरिकी प्रबंधन समिति के अनुसार भी कई बार पूछा जाता है, जिसको है अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन कहा जाता है। तो इनके अनुसार कहा जाता है कि प्रबंधन जो है एक फिजिकल नेचर की कार्रवाई को संगठन को लागू करता है। देखिए, जब मैनेजमेंट की बारी आती है तो यहाँ पर किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं की जा रही है, पूरे कई सारे लोगों का, ग्रुप ऑफ पीपल्स की बात की जा रही है, कई लोगों का, संगठित लोगों की बात की जा रही है। तो यहीं पर बात ये की जा रही है कि ये एक ऐसी भौतिक प्रकृति है प्रबंधन, जो लोगों को सेटिस्फाई करता है अपनी सर्विसेज या अपने प्रोडक्ट से। जैसे अगर आप लोगों को पता है कि जैसे एप्लीकेशन होता है, जिस एप्लीकेशन की यूज करते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप ओला एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो ओला क्या है, एक ऐसी सर्विस है कि आपके पास गाड़ी नहीं है, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो आपने कैब बुक कर लिया, ऑटो बुक कर लिया, तो आपको वो सर्विस मिली। ठीक है, तो जो कस्टमर जिसने वो सर्विस यूज करी, तो वो क्या हुआ, संतोष प्रदान किया गया उसको। ठीक है, उसको वो सेटिस्फाई हुआ उस सर्विस से। तो बस यही काम होता है अमेरिकी प्रबंधन समिति के अनुसार प्रबंधन की परिभाषा, कि अगर कोई भी फिजिकल नेचर को अगर संगठन को लागू ऐसा काम करना जो कि उसका उद्देश्य होना चाहिए व्यक्तियों को संतोष प्रदान करना। ठीक है, जिसके अंदर एक मोरल स्टैंडर्ड होने चाहिए। ठीक है, एक उत्तरदायित्व होना चाहिए, अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए इस तरह के कार्य को पूरा करने की। जैसे ओला की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जो भी उसके कस्टमर्स है उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना, कि जो उसके कैब के थ्रू या ऑटो के थ्रू या ईवीज के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह तक लोग ट्रेवल करते हैं, तो सेफ ट्रेवल के साथ में टाइम के साथ पहुंचे, कन्वीनियंट के साथ पहुंचे। तो यही उसका एक उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से ये परिभाषा यहाँ पर ये कहती है। नेक्स्ट हम चलते हैं, अगली जो प्रोफेसर एडविन एम रॉबिन्सन के माध्यम से यहाँ पर जो प्रबंधन की परिभाषा दी गई है, तो देखिए उनका मानना ये है कि जो कोई भी व्यवसाय होता है ना, वो स्वयं नहीं चल सकता, है ना। वो मतलब चाहे कैसी भी कंडीशन हो, वो अपने आप ऑटोमेटिकली तो चलेगा नहीं ना। कोई जैसे अगर कोई नाव है, आपको पता है कि अगर कोई नाव है, पानी का फ्लो जो है इस तरीके से इस डायरेक्शन की ओर जा रहा है, नाव आपकी यहाँ पर है, तो नाव को अगर इसी डायरेक्शन की ओर जाना है, जिस तरफ फ्लो है, जिस साइड में जिस डायरेक्शन में फ्लो है उसी डायरेक्शन में जाना है, तो वो ऑटोमेटिकली पानी के फ्लो के साथ बह सकती है। लेकिन अगर फ्लो इस साइड है लेकिन नाव को जाना अपोजिट डायरेक्शन में है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। आप मतलब अगर ये मैनुअली अगर है तो, और अगर वैसे मोटर पंप के थ्रू है तो फिर तो अलग चीज है। लेकिन यहाँ पर कुल मिलाकर ये है कि वहां पर अपने आप कोई भी व्यवसाय नहीं चल सकता, चाहे वो कंडीशन कुछ भी हो। रेगुलर स्टिमुलेशन की आवश्यकता पड़ती है। रेगुलर स्टिमुलेशन क्या होता है, नियमित उद्दीपन जिसको बोलते हैं। रेगुलर स्टिमुलेशन का मतलब होता है कंटिन्यूसली इस पर काम करना होता है, अलग अलग पर्सपेक्टिव में, जो अलग अलग पार्ट है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, चाहे वो प्लानिंग करने को लेकर हो, चाहे वो संगठित करने को लेकर हो, या फिर एक कोऑर्डिनेट करना हो, कंट्रोल करना हो। ये पूरी जो प्रक्रिया है ना, ये सब करने के बाद ही कोई भी व्यवसाय, कोई भी संगठन चल सकता है। ठीक है, ऐसा मानना है एडविन एम रॉबिन्सन के अनुसार। अगला चलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो रेगुलर स्टिमुलेशन को लेकर मैं एक चीज और बता देता हूँ, अगर आपको जानना है, तो ये एक प्रकार से इसको बोला जाता है प्रोत्साहन। देखिए क्या होता है ना कि जब कंटिन्यूसली जब कोई काम होता है, अगर किसी भी संगठन में, तो बहुत जरूरी है कि लोग, उनके जो एम्प्लॉयज है, उनके बीच में एक प्रोत्साहन बना रहे, उनको मोटिवेशन मिलता रहे, जिसके साथ में वो काम आपस में मिलजुल कर कोऑर्डिनेट करके करते रहे। क्योंकि अल्टीमेटली हर संगठन या व्यवसाय का एम क्या होता है, एक विशेष लक्ष्य होता है, जिस लक्ष्य को पूरा करने के लिए ये प्रबंधन की जो पूरा कार्य है उसको किया जाता है, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट परिभाषा के बारे में जानते हैं। अगली परिभाषा क्या कहती है, तो देखिए यहाँ पर अगली परिभाषा है एफ डब्ल्यू टेलर के अनुसार। यहाँ पर एफ डब्ल्यू टेलर जो है, या फिर टाइलर कहते हैं इंग्लिश में, तो इनका क्या कहना है, तो देखिए इनका मानना यह है कि प्रबंधन वो जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं, इसके बाद ये देखना कि वो सबसे बेस्ट, मतलब सर्वोत्तम और मित व्यवतापूर्ण, मतलब थ्रिफ्टी, अगर थ्रिफ्टी को अगर मैं
हिंदी में कहूँ एक इसका सिनॉनिम्स तो किफायती होता है। तो अब इसको एक साथ समझने का प्रयास करें, इनकी परिभाषा क्या कह रहे हैं। एफ.डब्ल्यू. टेलर ये कह रहे हैं प्रबंधन की परिभाषा देते हुए कि प्रबंधन एक ऐसी जानने की कला है कि सबसे बेस्ट और किफायती किस तरीके से आप काम कर सकते हैं। ठीक है, ये सीधी सिंपल सी चीज है। अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर है और वो अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहा है या फिर कोई भी संगठन का निर्माण करना चाह रहा है, ठीक है, तो वो क्या चाहता है कि सबसे बेस्ट और सबसे किफायती वो अपना आउटपुट दे सके। उसका जो बिजनेस है, उसकी जो सर्विसेज है या प्रोडक्ट है, वो सबसे बेस्ट सर्वोत्तम अपना या किफायती वो अपना आउटपुट दे सके। तो बस यही चीज अगर जो जानने की प्रबंधन जो है वो यही चीज जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं और उसको जो भी आप जान मतलब करना चाह रहे हैं उसको ये देखना कि वो किस तरीके से सबसे बेस्ट और किफायती काम करता है। ठीक है, यही है एफ.डब्ल्यू. टेलर के अनुसार प्रबंधन की परिभाषा। अगले, अब यहां तक जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताए, काफी इंपॉर्टेंट जो विद्वानों के माध्यम से मैनेजमेंट की परिभाषा, ये लगभग अक्सर पूछी जाती है एग्जाम में, तो ये आप लोगों के लिए जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पर आगे जो जितनी भी परिभाषा है इसके बाद हम लोग अब बात करेंगे नेक्स्ट, जो कि रहेगी अब प्रबंधन के सिद्धांतों को लेकर। तो प्रबंधन मैनेजमेंट के अगर मैं सिद्धांतों की अगर बात करूं तो यहाँ पर देखिए, प्रबंधन के मतलब मैनेजमेंट के हेनरी फयोल के 14 प्रिंसिपल्स हैं, 14 सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर प्रबंधन मैनेजमेंट के जो 14 सिद्धांत वो क्या क्या हैं, तो एक एक करके हम लोग यहाँ पर समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हेनरी फयोल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनको जाना जाता है आधुनिक प्रबंधन सिद्धांत के जनक के रूप में। तो इनको मॉडर्न मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल्स हैं उनके जनक कहा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है, तो यहाँ पर विशेष रूप से आपको ध्यान रखना, हेनरी फयोल वो व्यक्ति हैं। इन्होंने प्रबंधन की अवधारणा दी। ठीक है, इन्होंने एक सिद्धांत पेश किया प्रबंधन के, जिसपे सभी स्तरों पर या फिर सभी विभागों पर जिसको लागू किया जा सकता है। सभी स्तरों की बात की जा रही है, तो देखिए यहाँ पर 3 तरह के स्तर होते हैं। कभी भी अगर पूछा जाएगा कि मैनेजमेंट के कितने स्तर होते हैं, तो मैनेजमेंट के 3 स्तर होते हैं। सबसे जो निचला स्तर होता है जिसको लो लेवल मैनेजमेंट कहते हैं। इसके जस्ट ऊपर जो बीच में रहता है इसको मिड लेवल मैनेजमेंट कहते हैं। और जो सबसे ऊपर रहता है जिसको टॉप लेवल मैनेजमेंट कहा जाता है। ठीक है, ये 3 लेवल होते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब अपवर्ड से डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर हमेशा ये काम करता है। मतलब जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट होते हैं, टॉप लेवल के मैनेजमेंट में कौन आता है, जैसे किसी भी कंपनी के या किसी भी विभाग के सीईओ हो गए, फाउंडर हो गए, डायरेक्टर हो गए, वो होते हैं सबसे टॉप लेवल मैनेजमेंट में। उसके बाद आता है मिड लेवल मैनेजमेंट। अब उस टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंडर में जो अधिकारी आते हैं, जो सुपरवाइजर आते हैं, ठीक है, वो कहलाएंगे मिड लेवल मैनेजमेंट में। उसके बाद सबसे लो लेवल मैनेजमेंट में आते हैं जो उस संस्था के, उस बिजनेस के क्या होते हैं, कर्मचारी होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, वो आते हैं लो लेवल मैनेजमेंट में। अब ये 3 मैनेजमेंट किस तरह से काम करते हैं, तो देखिए, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के जो लोग हैं, जो सीईओ, फाउंडर्स, डायरेक्टर्स होते हैं, वो डायरेक्टली कम्युनिकेट लो लेवल मैनेजमेंट के साथ नहीं करते हैं, विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। तो उसमें क्या होता है कि अगर लो लेवल मैनेजमेंट के साथ कम्युनिकेट करना है, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट अपने जो ऑर्डर रहेंगे वो मिड लेवल मैनेजमेंट के लोगों के साथ शेयर करेंगे। जैसे उनका जो भी टारगेट है, जो भी काम करना है, उसमें क्या चेंजेस करना है, चाहे पॉलिसीज को लेकर हो, सारी चीजें वो मिड लेवल जो मैनेजमेंट्स हैं, जो सुपरवाइजर्स हैं, मैनेजर्स हैं, या फिर मैं कहूँ जो जो भी ऐसे व्यक्ति जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के जो भी निर्णय है उनको अब समझते हैं खुद, फिर वो इम्प्लीमेंट करते हैं या फिर उनको लागू करते हैं लो लेवल मैनेजमेंट के लोगों के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम चलता है और इसी चीज को हम समझेंगे इस हेनरी फयोल के 14 सिद्धांतों के रूप में। एक एक करके सारी चीजों को हम समझने का प्रयास करेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा। और इसके साथ में अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो वो भी मैं आपको बताता चलूंगा। तो यहाँ पर सब कुछ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, आई थिंक यहाँ पर वीडियो नहीं चल रही है।